हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। ठीक है, इससे पिछले क्लास में जो ये क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर है उसके पिछले क्लास में हमने बहुत सी चीज़ें के बारे में जाना था, है ना। तो बहुत सी चीज़ें थे जिसके बारे में हम जाने थे, जैसे कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, है ना। उसके साथ ही साथ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, लेवलिंग, प्लॉगिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, है ना, मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने जाना था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। ओके, सो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है? मैन्योर an organic substance obtained from decomposition of plant and animal wastes are called manure। ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो ऑब्टेन होता है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैन्योर। ठीक है, फिर से एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के कंपोजिशन से, मतलब एनिमल और प्लांट का जो भी वेस्ट होता है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना, तो उससे जब कोई सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, और फर्टिलाइज़र क्या होता है? तो केमिकल सब्सटेंस रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड फर्टिलाइज़र। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें बहुत सा न्यूट्रिएंट क्या हो, भरा पड़ा हो, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है, उनका बेनिफिट्स क्या है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर के बारे में। ठीक है, मैन्योर क्या है पता चल गया हमें। दिस वेस्टेज आर डम्प्ड इन एन ओपन पिट। इस वेस्टेज को क्या कर दिया जाता है? एक ओपन पिट में, ठीक है, डंप कर दिया जाता है, विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजर्स, है ना। फिर क्या होता है, जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, है ना। मैन्योर इज दस ईजली प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स इन द फील्ड। मैन्योर जो होता है वो आसानी से फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, फील्ड में ही। ये जो प्रोसेस होता है सॉइल में मैन्योर को ऐड करने का, उसे हम कहते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स क्या होता है मैन्योर को यूज़ करने का? तो मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर जो होता है वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये जो वाटर का जो सॉइल में कैपेसिटी होता है ना, सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है उससे ये क्या करता है? बढ़ाता है ना। नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ मैन्योर। जो भी सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, है ना, लाइक अर्थवॉर्म्स, तो उनका जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है मैन्योर को ऐड करते ही। और एक और बेनिफिट है वो ये कि इट मेक्स द सॉइल पोरस। ये सॉइल को पोरस बनाता है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक मैन्योर इज स्लो इन एक्शन एंड मे ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशन। मैन्योर जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है, और ये जो है वो सीजनल वेरिएशन के थ्रू अफेक्ट भी हो सकता है ना। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, देयरफॉर नॉट यूजफुल व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स। ये उतना न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है किसी पार्टिकुलर क्रॉप में जब न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी क्रॉप में जब पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट का रिक्वायर्ड होता है तब इसको यूज़ नहीं करते। इट इज़ लेस रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश। जो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश होते हैं वो कम पाए जाते हैं। देयरफॉर इट शुड बी अप्लाइड इन ग्रेटर क्वांटिटीज। इसीलिए ग्रेटर क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है। वही फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन अ कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कुछ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स जैसे कि एनपीके, ठीक है, जैसे कि एनपीके, ये फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, एनपीके।
दूसरा है यूरिया और तीसरा है पोटैश। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइज़र के जो कि कॉमनली यूज होता है। फर्टिलाइज़र का बेनिफिट्स क्या है? तो फर्टिलाइजर्स आर इजी टू हैंडल, ठीक है, इसे हैंडल करना बहुत ही आसान है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसे हैंडल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ईजी है। दे आर वाटर सॉल्यूबल एंड हेंस आर इजली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और इसलिए प्लांट्स जो है वो इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और ये जो है वो फसल जो है उसका नंबर भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जब हम फर्टिलाइज़र को देते हैं ना तो उसके यूज़ से, उसके हेल्प से क्या होता है, क्रॉप जो होता है उसका नंबर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स में हार्म द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड दस रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। ज़्यादा मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते तो ये क्या करता है, जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स है उसे हार्म करता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, और सॉइल फर्टिलिटी को ये रिड्यूस यानी कि कम करता है। दूसरा ये कि दे काउज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। ये लैंड और वाटर पॉल्यूशन भी काउज करता है, ठीक है। तो ये था मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, वही मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, ठीक है, सच एज लीव्स, स्ट्रॉ, कैटल डंग एंड यूरिन, एंड इज प्रिपेयर्ड इन ओपन पिट्स एंड फील्ड। दूसरा ये कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और इसीलिए प्लांट्स जो है वो उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही मैन्योर जो होता है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है और इसीलिए प्लांट्स को इसे एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो मैन्योर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर है फर्टिलाइज़र जो होते हैं उसमें कोई भी ह्यूमस जो है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वो कंटेन नहीं रहता है। वही मैन्योर जो है वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। फिर से फर्टिलाइज़र में कोई ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फर्टिलाइज़र में कोई ह्यूमस नहीं होता है। वही मैन्योर जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंटेन रहता है, इसीलिए ये थोड़े से ही क्वांटिटी में काम चल जाता है। लेकिन मैन्योर जो है उसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, कम पाया जाता है, इसलिए इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। वही फर्टिलाइज़र जो है वो लैंड और वाटर पॉल्यूशन काउज करता है, वही मैन्योर जो है वो कोई भी टाइप का पॉल्यूशन काउज नहीं करता, ठीक है। अब है क्रॉप रोटेशन। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। अब है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को एक ही सेम ही फील्ड में ग्रो किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या है? तो एक प्रैक्टिस है सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज लेग्यूमिनियस एंड नॉन लेग्यूमिनियस आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। इस मेथड में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स जैसे कि लेग्यूमिनियस या नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो होते हैं उसे सेम ही फील्ड पे ग्रो कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप्स जैसे कि वीट एंड राइस यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, है ना। क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया या राइस हो गया, उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होता है सॉइल से, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स को ग्रो करते हैं जैसे कि पीज या फिर बीन्स, जिसमें क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट के नोड्यूल्स में, ठीक है। उनके रूट के नोड्यूल्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। दिस बैक्टीरिया fixes atmospheric nitrogen into a form that can be used by plants। ये बैक्टीरिया जो है वो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ये क्या कर देता है, फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे
प्लांट जो है वो आसानी से एब्जॉर्व कर सके, ठीक है, आसानी से क्या कर सके, उसे एब्जॉर्व कर सके. दिस रिप्लेसेस द सॉइल. Therefore, farmers grow legumes and wheat or rice alternatively. ठीक है, क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया. कैसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को एक ही सेम ही फील्ड में ग्रो कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन. ठीक है, अब हम फाइनली इरिगेशन के बारे में जानते हैं. ठीक है, इरिगेशन सिंपल सा मेथड है. जब हम फील्ड में क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं एट स्पेसिफिक इंटरवल, तो उसे हम कहते हैं इरिगेशन. ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक इंटरवल में एक सही टाइम पे जब हम फील्ड में क्रॉप्स को पानी देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन. इरिगेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, 2 मेथड्स होते हैं इरिगेशन के. एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड जो कि पहले के समय में यूज़ किया जाता था वो मेथड. मॉडर्न मेथड जो कि आजकल के समय में जो यूज़ किया जाता है. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड का एग्जांपल हो जाता है चेन पंप और मॉडर्न मेथड का एग्जांपल हो जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम. इरिगेशन क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. फॉर एग्जांपल, खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ देन रबी क्रॉप्स लाइक वीट. है ना, क्या होता है कि किसी किसी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है. जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं जो खरीफ क्रॉप्स होता है, जिसे हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं. है ना, तो खरीफ क्रॉप्स में एग्जांपल हो जाता है राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना. रबी क्रॉप्स एग्जांपल वीट के अकॉर्डिंग, वीट को जो है वो कम पानी चाहिए होता है. ठीक है, वीट जो है वो कम पानी में ही काम चला लेता है. लेकिन जो खरीफ क्रॉप्स होता है ना, यानी कि राइस को बहुत प्यास लगता है और उस वजह से उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है. ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स को ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए या सारे क्रॉप्स को पानी कम चाहिए. किसी को कम चाहिए होता है तो किसी को ज़्यादा. ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया राइस और वीट के बारे में. ठीक है, चलिए अब हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो मेथड जो कि पहले के समय में यूज़ किया जाता था पानी को उठाने के लिए, उसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं. कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हो जाते हैं जैसे कि मोट, चेन पंप, डेकली, राहत. ठीक है, इन दीज मेथड्स द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स. इस सब मेथड्स में क्या होता था कि पानी जो रहता था वो कुएं में, है ना, वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में, कैनाल्स में, इन सब में अवेलेबल होते थे. ठीक है, दे आर चीपर बट दे काउज वेस्टेज ऑफ वाटर. हाँ, ये बात था कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में ये सब जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये सब सस्ते ज़रूर होते थे लेकिन इससे पानी का बर्बादी बहुत होता था. ठीक है, वाटर का वेस्टेज बहुत होता था. भले ही ये सस्ते होते थे, चीपर होते थे, लेकिन इससे वाटर का वेस्टेज यानी कि पानी की बर्बादी बहुत होती थी. Nowadays, pumps that run on diesel, electricity, biogas and solar energy are being used for lifting water. हालांकि आज के समय में पानी को उठाने के लिए, उसे लिफ्टिंग करने के लिए ऐसे पंप्स आ गए हैं जो कि डीजल पे रन करते, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते, बायोगैस पे, सोलर एनर्जी पे, इन सब पे रन करते. ठीक है, ये है ट्रेडिशनल मेथड. अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड पता ही चलता है कि मॉडर्न ही होगा, है ना. तो मॉडर्न मेथड्स हेल्प्स टू कंजर्व वाटर. मॉडर्न मेथड जो होता था ना, उसका सोच भी बहुत ही मॉडर्न रहता था. ये क्या करता था, ये जो है वो पानी को कंजर्व करता था, यानी कि बचाता था. जो 2 कॉमनली मेथड्स है मॉडर्न मेथड के, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में क्या होता है कि रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं. ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर प्रेजेंट रहता है और वो ज्वाइन रहता है मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स.
वाटर जो होता है वो फ्लो करता है विथ प्रेशर थ्रू द मेन पाइप से वो प्रेशर जैसे ही उस पर आता है वाटर फ्लो करता है मेन पाइप से और क्या करता है, स्प्रे करता है पूरे सॉइल को, ठीक है, थ्रू द रोटेटिंग नोजल जस्ट लाइक रेन। जैसे बारिश होता है ना, उसी तरीके से वो क्या करता है, पूरे सॉइल को स्प्रे कर देता है, वाटर पूरा अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बारिश होती है। इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है अनइवन लैंड में, ठीक है, और सैंडी सॉइल में जहाँ पे वाटर जो है वो अच्छे तरीके से, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वैसे जगहों पे इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब है ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, तो ये जो मेथड है इज़ मोर इकोनॉमिशियल एज देयर इज़ लेस वेस्टेज ऑफ वाटर। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, बहुत ही कम पानी बर्बाद होता है, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन में होता ये है कि जो वाटर है वो पाइप से फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप की तरह वो जो वाटर है वो पाइप से फ्लो करता है, ठीक है, नियर द रूट्स ऑफ प्लांट, जहाँ पे प्लांट का जो रूट है वहाँ पे वो फ्लो करता है। और इस मेथड को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीडिंग। वीडिंग क्या है? द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ ही ग्रो हो जाते हैं उसे हम कहते हैं वीड्स। फॉर एग्जांपल चेनोपोडियम, जिसे बथुआ भी कहा जाता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम अ फील्ड नोन एज वीडिंग, ठीक है, वही जो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जब उसे रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम ए फील्ड से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग, ठीक है। वही जो केमिकल्स जो कि यूज़ होता है उस वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, ठीक है, बिना क्रॉप्स को कोई भी नुकसान पहुंचाए, जब केमिकल्स के थ्रू जब उस वीड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। दे कैन बी रिमूव्ड मैनुअली और बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। जो वीड्स होते हैं उन्हें चाहे तो मैनुअली यानी कि हाथ से या फिर केमिकल को यूज़ करके उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। दे आर ऑल्सो रिमूव ड्यूरिंग टिलिंग ऑफ सॉइल दैट इज़ डन बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। इससे जो है वो सॉइल के टिलिंग होने से पहले यानी कि जो प्लॉगिंग होता है उससे पहले भी इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स को सोन करने से पहले। इसका दो मेथड होता है। पहला तो होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल क्या होता है, तो दिस इज़ द अपरूटिंग ऑफ वीड्स विथ हैंड्स यूजिंग अ ट्रॉवल और ए हैरो, यानी कि ट्रॉवल यानी कि खुरपी, ठीक है। मैनुअल रिमूवल में क्या होता है, इसमें जो वीड्स होते हैं उसको ऐसे करके खींच लिया जाता है हाथ से ही, ठीक है, ऐसे करके उसे खींच लिया जाता है बाय हैंड्स, ठीक है। और चाहे तो उसको जो ट्रॉवल होता है ना, खुरपी, उसको यूज़ करके उसे हटाया जाता है, या फिर हैरो जो होता है उसको यूज़ करके उसे हटाया जाता है। तो ये हो जाता है मैनुअल रिमूवल। अब है रिमूवल विथ केमिकल के थ्रू हम कैसे वीड्स को रिमूव करते हैं, है ना। द केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो केमिकल्स वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते बिना क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए उसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। 2,4-D is a commonly used weedicide. They are sprayed on the field with the help of a sprayer. ठीक है, इसको क्या किया जाता है, फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है स्प्रेयर के हेल्प से। वीडिंग इज प्रिफरली डन बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। वीडिंग को फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही हटा दिया जाता है। वीडीसाइड्स में बी हार्मफुल एंड मस्ट बी हैंडल केयरफुली। जो वीडीसाइड्स होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और इसलिए उन्हें ध्यान से ही पकड़ना चाहिए, है ना। Precautions like covering the mouth and nose with cloth should be undertaken by farmers. किसान क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने मुंह को अपने नाक को क्या कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे वीडीसाइड से उन्हें कोई
नुकसान ना पहुँचे। अब है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? एकदम सफिशिएंट टाइम के बाद, ठीक है, आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम द मैच्योर क्रॉप इज कट एंड गैदर्ड। ठीक है, एकदम पर्याप्त समय के बाद जो मैच्योर क्रॉप होते हैं उन्हें काट लिया जाता है और उन्हें गैदर्ड कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सीजन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग ही होता है। ठीक है, इट इज़ डन either manually with a sickle or with the help of a machine called harvester। चाहे तो ये ऐसे ही हाथ से ही मतलब मैनुअली, चाहे तो सिकल के हेल्प से ये मतलब इसको काट लिया जाता है, या फिर मशीन की हेल्प से जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं उसके हेल्प से इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना। हार्वेस्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया। सफिशिएंट टाइम के बाद जो मेच्योर क्रॉप को हम कट और गैदर कर लेते हैं उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। The crops are either pulled out or cut close to the ground and the grains are then tied in bundles। क्या होता है कि क्रॉप्स को चाहे तो उसे खींच लेते हैं या फिर उसे नीचे से मतलब ग्राउंड जमीन जो होता है ग्राउंड उसके नज़दीक से ऐसे करके कैंची से या फिर किसी भी चीज़ से काट लेते हैं। ठीक है, और फिर जो ग्रेन्स होता है उसे बंडल में अच्छे से टाइट कर लेते हैं। कुछ इंडिया में ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जैसे कि पोंगल, होली, वैसाखी, है ना, वो ऐसे ही हार्वेस्टिंग सीजन से एसोसिएटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेशिंग के बारे में। थ्रेशिंग क्या होता है? द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप बाई ए प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। जब ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप से बाई ए प्रोसेस, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो होता है वो कुछ फॉलोइंग वेज में डन होता है, जैसे कि मैनुअली इन विच द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। चाहे तो मैनुअली हम करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप होता है ना हार्वेस्टेड क्रॉप उसे एक हार्ड सरफेस पे ऐसे ऐसे करके स्ट्रक किया जाता है। ठीक है, या फिर मशीन से जिसे हम थ्रेसर कहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चाफ और द husk from grains with the help of wind is called winnowing। है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चाफ और हस्क को ग्रेन से हटा दिया जाता है हवा की मदद से, उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो थ्रेस्ड क्रॉप होते हैं उन्हें एकदम एक हाइट से गिरा दिया जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हवा रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है जो ग्रेन और सीड्स होते हैं वो एकदम ऊंचाई से स्ट्रेटली ग्राउंड में गिरते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए हिप को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो हैवी होते तो वो ग्राउंड पे आसानी से गिर जाते। वही क्या होता है जो चाफ होते वो हल्के होते, इसीलिए वो आसानी से हवा के थ्रू वो बह जाते और एक जगह पे आके वो कलेक्ट हो जाते। अब है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ इम्पॉर्टेंट। है ना, क्रॉप का जब प्रोडक्शन हो जाता है तो ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर स्टोरेज हो इन क्रॉप्स का। है ना, दे नीड टू बी केप्ड सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो मॉइस्चर, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब से क्या करते, बचाते हैं। जो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत से मॉइस्चर कंटेन होते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जो बैक्टीरिया या फंगी का जो ग्रोथ होता है वो इस मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो फंगी और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो इस मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और ये जो है वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Therefore, the grains must be dried before they are stored। और इसीलिए ग्रेन्स को हमेशा सुखा दिया जाता है उन्हें स्टोर करने से पहले। Grains are stored either in jute bags or small metallic beans or small scale। ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर कर दिया जाता है चाहे तो जूट बैग्स में या छोटे मेटालिक बीन्स में या छोटे स्केल में। ठीक है, स्मॉल स्केल में इसे स्टोर कर लिया जाता है। Dried neem leaves are put with the grains while storing them at home। ठीक है, ड्राइड
नीम लीव्स को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, और ये क्या करता है, वर्म्स और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। On a large scale, storage of grain is done in gunny bags, silos और granaries। वही जो लार्ज स्केल में ग्रेन का स्टोरेज मतलब किसमें ग्रेन को रखा जाता है, तो गनी बैग्स में, सिलोज में और ग्रेनरीज में, ठीक है। ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स बाय केमिकल ट्रीटमेंट, और फिर क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है रैट से और इंसेक्ट से बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट की मदद से ग्रेन्स को रैट से और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या है ना, तो फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो फूड आइटम्स मिल्क, एग, मीट, हनी और फिश से मिलता है ना, मतलब फिर जो फूड आइटम जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, फिश है, ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। Food from animals. Food items like milk, egg, meat, honey and fish are obtained from animals, है ना। फूड आइटम जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, फिश हो गया, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। फॉर दिस द एनिमल्स आर रेज्ड ऑन अ लार्ज स्केल विथ प्रॉपर केयर, और इस सब चीज़ों के लिए एनिमल का अच्छा से क्या होता है, देखभाल होता है ना, अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है। The practice of taking care of animals on a large scale with proper breeding, feeding and living condition is called animal husbandry. Animal husbandry किसे कहते हैं, तो एक प्रैक्टिस जो होता है ना, एनिमल्स का ध्यान रखने का लार्ज स्केल में, वो भी प्रॉपर ब्रीडिंग के साथ, फीडिंग के साथ, लिविंग कंडीशन के साथ, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का केयर करना है ना लार्ज स्केल में with proper breeding, feeding and living condition is called animal husbandry. Animal husbandry includes the following practices. Animal husbandry में अब यहाँ पे कुछ practices दिए गए हैं, जैसे कि पहला है proper feeding of animals, है ना। पहला क्या है, proper feeding of animals, कि किस तरीके से हम एनिमल्स को फीड करते हैं ना, एनिमल्स को एक प्रॉपर वे में फीड करना, है ना, प्रॉपर वे में फीड करना। दूसरा है प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को एक प्रॉपर शेल्टर देना, है ना। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीजेस, और चौथा है प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। अब है कि सम फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स आर एज फॉलोज। कुछ फूड आइटम्स जो हमें एनिमल्स से, अलग अलग एनिमल्स से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, बुफेलो और गोट जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है ना। मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क को यूज़ किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि घी, बटर, कॉटेज चीज़, है ना। चिकन, गोट्स हमें मीट देते हैं। सी एनिमल्स जैसे कि फिश, प्रॉन्स और लॉबस्टर जो होते हैं आर ऑल्सो कंज्यूम्ड एज फूड, उन्हें भी फूड के जैसे कंज्यूम किया जाता है। हेन्स प्रोवाइड एग्स, हेन हमें क्या देता है, अंडे देते हैं, एग्स देता है ना। हनी इज प्रोड्यूस बाय द हनी बीज, हनी किससे प्रोड्यूस होता है, हनी बीज से होता है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि हार्वेस्टिंग किसे कहते, थ्रेसिंग किसे कहते, विनोइंग किसे कहते, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशन है जिसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Threshing, the process of separating grains from the harvested crops is called threshing. Winnowing, the process of separating grains from the chaff with the help of wind is called winnowing.
पे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक टॉपिक्स पढ़ाया उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, क्रॉप्स में जो हम रेगुलर वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इरिगेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट को जब हम हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वीडिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीडिंग। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल, जब हम सीड्स को सॉइल में देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोइंग। फोर्थ में कह रहा है कि सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, जब चाफ से हम ग्रेन को सेपरेट करते तो उसे क्या कहते हैं? विनोइंग। अब लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप, जब हम मैच्योर क्रॉप को कट करते तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।